राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता, जिनकी छवि पार्टी के अंदर के साथ साथ पार्टी के बाहर भी एक ईमानदार, बेबाक और स्पष्टवादी नेता की है। ये वही नेता हैं जिन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर उनको यहां पर मिली है। मेवाड़ क्षेत्र में पार्टी की बुनियाद है वो, और 2 बार वो गृह मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और 2 बार नेता प्रतिपक्ष। हमारे साथ बात करने के लिए गुलाब चंद कटारिया मौजूद हैं, जिनको आज एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एलओपी आपको बना दिया गया है, बहुत बहुत आपको बधाई इसके लिए। लेकिन गुलाब जी, बहुत चुनौतीपूर्ण ये जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 2019 के मद्देनजर आपको ये जिम्मेदारी दी गई है और वो 2019 जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की 25 सीटों को देखते हुए कितनी चुनौतीपूर्ण ये राह देखते हैं आप? मैं सोचता हूँ हमने जब से इस पार्टी में काम शुरू किया, जिंदगी में हर चुनौती का मुकाबला किया। हमने ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं जिसके कारण से कई लोग तो ये सोचते थे कि इस पार्टी का अंत ही हो गया। 84 में हमने केवल 2 लोकसभा की सीटें रह गई, और मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ वो तो पूरा ही आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ एक तरह से कांग्रेस का राज सुखाड़ा जी के जमाने थे। तो हमने धीरे धीरे वैचारिक दृष्टि से पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया, और मैं सोचता हूँ कि उनकी समस्याओं को हमने अपनी समस्या मान करके भैरव सिंह जी के टाइम पर हमने कुछ जो ऐसे परिवर्तन किए जिसके कारण से उस क्षेत्र में हमारी पेट बनी। आरक्षण तो शेड्यूल ट्राइब का केवल 12% है, लेकिन उस शेड्यूल एरिया में हमने 45% का आरक्षण दे करके वहां के बच्चों को नौकरी से जोड़ने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ शिक्षा की दृष्टि से भी उस क्षेत्र को उठाने के लिए हमने कई प्रकार, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने जब चालू की, तो उस ट्राइबल एरिया में जहां कभी जाने की सोच भी नहीं सकते, उस जगह सड़कें पहुंच गई और विकास की दृष्टि से एक क्षेत्र जनता के लिए और हम सब के लिए संतोष का विषय बना। तो मैं सोचता हूँ उन सब कामों से अब ये जो चुनौती है, ये तो ऐसे समय में आई जब हमने चुनौती का मुकाबला करके निकल चुके हैं। मैं 2 बार प्रतिपक्ष का नेता पहले रह चुका हूं, जब हमारी संख्या बहुत कम थी। इस बार तो हम 73 लोग हैं और कांग्रेस भी कोई पूर्ण बहुमत वाली पार्टी नहीं है। तो ऐसे समय में और फिर हमारे सारे लोग जो आए सीनियर, वो कई वर्षों से, कोई 6 बार रहा है, कोई 7 बार रहा है, कोई 8 बार रहा है, कोई 5 बार रहा है। तो एक अच्छी टोली हमारे साथ है और जनता से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सदन में भी हम कांग्रेस की हर बात का मुकाबला बहुत आराम से करेंगे, और जनता में तो हमारा जीवन सारा 40 साल का उसी में लगा है, तो हमने उसको फेस किया है। गुलाब जी, आपने नंबर्स की बात की, नंबर्स कितने मैटर करते हैं, क्योंकि आपने एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था आपकी बात में कि नंबर हमारे पास ज्यादा हैं, लेकिन वो क्या मुद्दे होंगे जो अभी 15 तारीख को आपकी स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान क्या होगा कांग्रेस को घेरने के लिए? तो सबसे बड़ा जो मुद्दा उन्होंने जो हमारे लिए छोड़ा है वो उनका घोषणा पत्र है। वो थोता है, एकदम धोखा है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने किसानों को सभी प्रकार के कर्जे 10 दिन में माफ कर देंगे। 17 को सरकार बनी, 27 को 10 दिन हो गए, अब तक तो जमीन पे तो कुछ आया नहीं, और अभी तक वो ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि सारे कर्जे हैं कितने। जब तक यही पता नहीं कि हमारा इन कर्जों में से कितना वजन आएगा, उसकी जब एनालिसिस ही नहीं हुई, तो कर्जा माफ किसका करेंगे? आपकी जेब में कितने पैसे हैं, कर्जा है कितना? और ये जो सबका नाम लेकर के आप रोज मीटिंगें कर रहे हो, 3 मीटिंगें कर डाली, और कभी कहते हैं कि हम जो है ना सीमांत और लघु किसानों का करेंगे, कभी कहते हैं डिफाल्टर का करेंगे, कभी कहते हैं 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। अभी तक वो ईमानदारी से ये बात कह ही नहीं सकते हैं कि वास्तव में उनके ऊपर कर्जा है कितना, और वो कर्जा माफ करने के लिए अगर उन्होंने 1 महीना हो जाएगा, 27 दिन हो गए, एक नया पैसा एक किसान का अब तक माफ कर दिया हो, 10 दिन की जो गारंटी दी, तो उसका नाम कल की तारीख में आपकी इस अनाउंसमेंट के बाद मुझे बता दे कि ये किसान इस गांव का रहने वाला और इतना पैसा हमने इसको माफ। लेकिन गुलाब जी, किसानों का मुद्दा ये वही मुद्दा है जो वो विपक्ष में थे तो उठाते रहे, और चुनाव भी तीनों राज्यों में किसान के इस कर्ज माफी को चलते ही जीता गया है। मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है। हम लोगों ने किसान के लिए, ये केवल उसके कारण से नहीं, बहुत ज्यादा उनको फेरने की जरूरत नहीं है। 0.5% वोट उनको ज्यादा मिले हैं। 1,40,000 वोट का अंतर है। कोई तुर्रा नहीं मार लिया उन्होंने, जिसके कारण से पब्लिक हमारे खिलाफ चली गई है। तो ठीक है, कहीं ज्यादा खड़े हो गए, कम खड़े हो गए, तो उसका कारण से नहीं।
किसान का कर्जा माफ करने का काम हमने आज नहीं किया। तारो सिंह जी टाइम में 10,000 तक का कर्जा माफ करने का श्रेय हमको है, लगान माफ करने का श्रेय है, मिनिमम चार्ज समाप्त करने का हमारा है, लेवी समाप्त करने का काम हमने किया, और 14 कलम का टैक्स लगता था, एक तरह से सरचार्ज लगता था, उसको हमने समाप्त किया। पिछली बार हमने 50,000 तक के 8,000 करोड़ का कर्जा जो है माफ किया। माफ नहीं किया, हमने वितरण भी कर दिया, उनको प्रमाण पत्र भी दे दिए। तो काम तो हमने किया, केवल ये एकमात्र आधार हो ऐसी बात नहीं है। मैं सोचता हूं कि और ये विषय उन्होंने किसान को धोखा देने के लिए सारा कर्जा, मैं कहता हूं कि आप सब मीडिया वाले उनसे रोज यही पूछें कि सारा कर्जा है कितना जिसको तुम माफ करोगे, कम से कम वो फिगर बता दो, ताकि उसकी व्यवस्था अब आप कहां से करोगे ये तो हमें समझा दो। आप पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, विधानसभा चुनाव में मेवाड़ से उतनी उम्मीदें नहीं थी एंटी इनकम्बेंसी और नेगेटिविटी को देखते हुए, और माना जा रहा था कि 15 से 17 सीटें आएंगी, लेकिन मेवाड़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या जो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है वो उसका रिवॉर्ड मान सकते हैं? नहीं, रिवॉर्ड नहीं है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, वर्षों से काम कर रहा हूँ, 8वीं बार विधानसभा में आया हूँ, लोकसभा में भी रहा हूँ, पहले 2 बार प्रतिपक्ष का नेता बना, पार्टी का अध्यक्ष बना हूँ। आज की जो टीम हमारी आई है उसमें से भी मैं वरिष्ठ लोगों में से हूँ, और लगातार बेदाग छवि से राजनीति में काम किया है। पार्टी ने मुझे उपयुक्त सोचा होगा और सब लोगों की राय लेकर किया होगा। तो मैं इस चुनौती को चुनौती नहीं मानता हूँ। मैं एक तरह से राजनीति में रह करके हम अपनी पार्टी की विचारधारा को नीचे तक कैसे पहुंचा के इसको मजबूत करें, क्योंकि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो न कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई पार्टी है, हमारा केंद्र बिंदु देश है। और हमने इतने साल 60 साल जो काम किया है वो व्यक्ति के लिए नहीं किया, हमने विचारधारा के लिए काम किया, और हमारी ताकत अगर बनी है तो उस विचारधारा के कारण से ही बनी है। गुलाब जी, वसुंधरा राजे जी को हाल ही में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, इससे केंद्र की मंशा साफ हो जाती है कि वो उनका जो उपयोग है, उनकी जो क्षमताओं का उपयोग केंद्र में करना चाहते हैं। क्या उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा? देखो, मैं ये सोचता हूँ ये पार्टी का सोचने का विषय है। वो जिस प्रकार की उनकी लीडरशिप 85 से लेकर के विधानसभा में और लोकसभा में है, निरंतर जीतती गई आज दिन तक, जिस प्रकार का उनका कद बना, यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रही, 3 से लेकर 18 तक उसने जो विकास का काम और जिस प्रकार के इस बीमारू राज्य को बाहर निकालने का काम किया। शिक्षा की दृष्टि से हम 26वें पायदान पे थे, उसकी जगह अब हिंदुस्तान में दूसरे पायदान में पहुंचे हैं। तो उनकी सारी कैपेबिलिटी को देख करके अगर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में राजस्थान को तो नंबर 1 पे उनकी सेवाएं लेंगे ही, हम लेना ही पड़ेगा हमको। उसके साथ साथ अन्य प्रांतों में भी जहां उनका उपयोग हो सकेगा, निश्चित रूप से पार्टी उनका उपयोग करते हुए इस पार्टी को और ताकत देने का प्रयास करेगी। गुलाब जी, आपको यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तीसरी बार बनाया गया, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप इतनी बार इतने मंत्रालय कैबिनेट रह चुके हैं, आपने पार्टी को खड़ा किया है। क्या क्योंकि वसुंधरा राजे जी को केंद्र राजनीति में और तमाम चीजों में उनका एक्सपीरियंस यूज किया जाएगा, तो क्या 2019 का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाए, ये मान लीजिए? नहीं, 2019 तो 2023 का चुनाव में 2023 के बारे में मैं आज नहीं कह सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि पार्टी जो ठीक समझेगी वो करेगी, लेकिन मैं ये पार्टी को भी आश्वस्त करता हूँ, राजस्थान की जनता को भी, जो काम और जो जिम्मेदारी जनता का जो मैंडेट हमको दिया है, मैं उसका सम्मान करते हुए एक मजबूत प्रतिपक्ष की जो भूमिका निभानी उसको मैं निभाऊंगा। पार्टी संगठन को भी और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं मेरे सारे पुराने, उन सबको भी जोड़ करके मैं पार्टी में उनके सहयोग लेकर के आगे बढ़ेगा। और वसुंधरा जी को तो मैं हर समय अपने काम के साथ जोड़ के रखूंगा राजस्थान में, क्योंकि आखिर 13-14 साल तक उन्होंने जो परिश्रम इस राजस्थान में किया, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें उनकी पहचान नहीं है। तो उनका उपयोग भी लेंगे, उनको साथ काम करेंगे, उनको अपने साथ जोड़ के काम करेंगे। और जो टीम मेरी है, पार्टी की मंशा हुई तो 23 में भी आपके नेतृत्व में। देखो, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मैंने कभी पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कहीं मैं गया नहीं। जो पार्टी मुझे जो भी काम देती है, छोटा या बड़ा, मैं काम को कभी छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ। जो जिम्मेदारी देता हूँ, जिस विचारधारा के लिए सारा जीवन लगाया है, उस विचारधारा के आधार पर ईमानदार, शुद्ध और देश सेवा के लिए और एक जनसेवक बनकर के सेवा करने का जो मानस है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूँ। गुलाब जी, बहुत सारे दावेदार यहाँ पर नजर आ रहे थे। आप संघ की तरफ से भी आप एक बहुत चॉइस थे, संघ की, केंद्र और संघ दोनों की आप चॉइस थे। राजेंद्र राठौड़ जी भी दावेदार थे इसमें, और उनको उपनेता बनाने की बात की गई, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी को मना भी किया। फिर आपके पास भी जो सोर्स हैं वो बताते हैं, फोन आया कि कैसा आपका उनसे संबंध है, आपने कहा बहुत अच्छा है। तो अब जो आपकी टीम बनी है, मतलब आपके साथ उपनेता होंगे,
उनकी क्षमताओं का आप सदन जो विधानसभा में किस तरीके से आपका चलेगा रोल? तो राजेंद्र राठौड़ और हमने यानी एक तरह से 93 से लेकर निरंतर साथ काम किया है। हम सरकार में रह करके भी काम किया है, तो विधानसभा में वो भी पूरे समय बैठते थे, मैं भी पूरा समय बैठता था। जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने दोनों ने मजबूती के साथ विपक्ष कराया। 98 में तो 34 लोग ही रह गए थे। भैरव सिंह जी हमारे नेता थे, वो बाद में उपराष्ट्रपति बन के चले गए। उसके बाद भी हमने सदन को अच्छी तरह संभाला। फिर अब की बार ये जो 8 से लेकर के 13 तक का जो हमारा कार्यकाल था, इसमें भी हमने दोनों ने मिल करके पूरे समय दे करके पार्टी को एक प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है वो रिकॉर्ड के आधार पर भी आप देख सकते हो कहीं कमजोर नहीं रहे। हमने हर विषय जो पब्लिक से संबंधित है, जिसके लिए जनता ने हमें भेजा है, हमने बखूबी उसको निभाया और एक टीम वर्क के रूप में निभाया। मैं सोचता हूँ हम दोनों ही ऐसे मेंबर हैं जिनकी एक सीटिंग अगर निकालेंगे कि कितने घंटे हम विधानसभा में बैठे, तो दोनों का सबसे ज्यादा आएगा। जाहिर तौर पे दो वो नेता जो सदन विधानसभा में सबसे ज्यादा बैठे हैं और अब वो घेरेंगे सरकार को, तो 2019 में जरूर फायदा मिल सकता है। को घेरना कहो या जनता के हित के लिए अपनी भूमिका निभाना कहो, वो हम 100% करेंगे। सरकार की हर अच्छाई को हम अच्छाई मानकर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो कमियां वो छूटेगा उसका हम उनको ध्यान में लाएंगे, और नहीं मानेंगे तो विधानसभा में भी उनका विरोध करेंगे और सड़क पर भी आवश्यकता पड़ी तो उसका विरोध करेंगे। हम पब्लिक हित के लिए, पब्लिक ने जो काम हमें दिया है, सरकार बनाने का काम उनका, विकास करने का काम उनका, वो ठीक प्रकार से विकास करे, इसकी निगरानी करने का काम हमारा। और हमारे जो कुछ सुझाव अच्छे होंगे, अगर वो उसको मानेंगे तो उसके आधार पर आगे बढ़ेगा प्रदेश। गुलाब जी, प्रदेश अध्यक्ष के मसले बात करते हैं, क्योंकि जो केंद्र नेतृत्व है या पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बेस पर चलती है कि हमें युवाओं की शक्ति तो इस्तेमाल करनी है, साथ में हमें जो वरिष्ठ लोग हैं उनके एक्सपीरियंस को, तो आपका चयन तो एक वरिष्ठ और आपके जो एक्सपीरियंस को यूज करना है। प्रदेश अध्यक्ष अभी मदन लाल सैनी साहब हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया है, लेकिन ये बात बार बार आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा और कोई युवा नेता होगा। मेरे को सोचता हूँ युवा और बूढ़ों से कोई नहीं है, जो विचारधारा को ताकत दे सके, जिसके जीवन से एक कार्यकर्ता प्रेरणा ले सके और जो हमारे इस काम को आगे बढ़ा सके, वो कर सके। मतलब उम्र जो है ना, अगर उसके काम में कहीं कमी आती है तब तो अपन उम्र के कारण से उसको कमजोर है, लेकिन जो 24 घंटे काम कर सकता है, एक नौजवान से भी ज्यादा काम कर सकता है, उस व्यक्ति ने भी मेरे साथ 77 में मेरे विधायकपुरी में वो रह करके BMS के ओल्ड टाइमर के रूप में काम, अगर उनकी समय जो संगठन को उन्होंने दिया उसकी तुलना मैं करूं तो मैं उनसे छोटा हूं। तो आपको लगता है कि आप वहां पर विधानसभा में और ये संगठन में दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन 2019 में सीटें लेकर आ पाएंगे? हम जो विधानसभा पहुंचे वो किसके भरोसे? संगठन के भरोसे। संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने काम किया तब हम MLA बने। कोई हमको ये अभिमान हो जाए कि हम अपनी काबिलियत से बन गए, ऐसा नहीं है। संगठन के बिना सहयोग से हम राजनीति में इस जगह आ नहीं सकते। जिस संगठन ने हमको पाल करके बड़ा किया है, उस संगठन के प्रति तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। तो हम संगठन और हम दोनों मिल करके जो काम वो हमें बताएंगे हम करेंगे। हमारी कोई समस्या अगर है तो उनको बताएंगे। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। और संगठन आज दिन तक जो है ना यहाँ तक आया, तो उसका आधार ही यही है कि संगठन में काम करने वाले लोग कोई हम राजनेताओं से छोटे नहीं है। आप बार बार कहते हैं, जब आप सरकार में थे तब भी, जब चुनाव हुए तब भी, कि जो चुनाव अभी 2018 में हुआ उसमें शुरुआत में एंटी इनकम्बेंसी की बात आई। कांग्रेस के लिए यह आकलन लगाया जाता था कि 120-140 सीटें। या दो बातें हैं, एक तो कांग्रेस की वेव उस समय बहुत नजर आई लेकिन फिगर्स उतने नहीं आ पाए, और आप लोग पे एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी लेकिन उस हिसाब से सीटें बहुत अच्छी आ गई। कमी कहाँ रही कि हम मैजिक नंबर टच नहीं कर पाए? कमी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। कमी में क्या है कि इस बार जितने सत्ता में एक तरह से हमारे लोग भी हमारे खिलाफ कई जगह लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। बाकी कई जिन्होंने जातीय समीकरण के हिसाब से भी कुछ आपस में वोट का डिवीजन हो गया। तो मैं सोचता हूँ इसके कारण से जो सीटें, हम तो सट्टे बाजार में हमको बता नहीं रहे, जितना भी आप लोगों का सर्वे आता वो नहीं बता रहे, लेकिन हमने इससे आए और कुछ सीटें जो हम हारे हैं, 15 सीटें, वो तो सब 1000 के अंदर अंदर हारे। तो इसका मतलब कि हार जीत नहीं है, और कांग्रेस कोई जीती भी है तो कोई बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी
जो जीत और हार तो जीत हार है, संख्या के आधार पर ही विधानसभा बनेगी और उसके कारण से उनकी विधानसभा बनी है। पर उनके दो ध्रुव सामने दिख रहे हैं। अभी ये विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा तक चलेगा, लेकिन हर बार में जिस प्रकार से दो ध्रुव बनकर के करेगी, वो पार्टी कभी भी जनता का भला नहीं कर सकती। वो नेताओं का भला हो सकता है, लेकिन जनता का भला तो तभी होगा जब दोनों एक मुखी होकर के पूर्ण बहुमत जब मिलता और अच्छा बहुमत मिलता, तो कोई भी सरकार अच्छे कदम लेने में सक्षम होती। ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुखित विषय जो है वो यही है कि ऐसा मैंडेट नहीं मिला जिसके कारण से वो बड़े आराम से अपनी सब चीजें जो सोचते हैं उसको लागू करें। उनको कदम कदम पर फूंक करके चलना पड़ेगा, तो उससे कारण से जनता का ही अहित होगा, जनता ही काम के लिए सफर करेगी। और फिर जिस प्रकार की घोषणा करके उन्होंने 3500 रुपया हम विद्यार्थी को देंगे, जो है बेरोजगार हैं, मैं सोचता हूँ वो देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, कितना पैसा उसमें जरूरत पड़ेगी। तो क्या केवल ये देने में ही सारा खत्म हो जाएगा? तो जमीन पे जो विकास के काम हो रहे हैं वो क्या धराशायी हो जाएंगे? और मैं सोचता हूँ जनता इस बात की भी हमेशा इच्छा रखती है कि उसके गांव में, उसके एरिया में विकास का मापदंड आए। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार, आपको थोड़े दिन में पता लग जाएगा। गुलाब जी, आपने दो ध्रुवों की बात की, तो ये लगातार जब से टिकट वितरण से पहले से ही 1-1.5 साल से लगातार कांग्रेस में बात है कि सचिन पायलट बनते या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। कार्यकर्ताओं में उसके बाद जब चयन हुआ तब भी बहुत खींचतान नजर आई, अभी भी कहीं ना कहीं नजर आई जाती है। उसका फायदा आप किस तरीके से लेंगे और कितना मिलेगा? देखो, हम फायदा लेने के लिए नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि उनका आपस में विवाद न रह करके वो ढंग से काम करें ताकि प्रदेश सफर नहीं करे। हम इसमें खुशी नहीं है कि वो लड़ते रहें, हमको कुछ उसमें से लाभ लेना है। प्रदेश के अगर विकास में हमारा भी कहीं सहयोग होगा जरूर करेंगे, लेकिन अगर हमें उनकी कमजोरी लगेगी तो उसको हम जरूर उजागर करेंगे जनता के हित के लिए। तो मैं सोचता हूँ पर जो कुछ दिख रहा है, जो काम की गति दिख रही है, जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं, उसमें से लगता है कि यह जो आपस के दो ध्रुव जो है ना, वो हर प्रकार से अड़चन डालेंगे विकास में। आप मेवाड़ की राजनीति की बात करते हैं और क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, कई चुनाव, कई लोकसभा, कई विधानसभा चुनाव आपने अपने आंखों से देखे भी हैं, कराए भी हैं, करे भी हैं, तो अभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उन 25 सीटों पे कितनी सीटों पे अपने आप को खड़ा देखती है? कितनी सीटें वो हैं जिस पे वो बेहतर कर सकती है और क्या फिगर आसपास आप? मैं सोचता हूं कि उस बार का चुनाव राजस्थान का चुनाव था और ये जो चुनाव है वो केंद्र का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी के काम के कारण से जिस प्रकार से भी जनता को, जिस प्रकार से जनता में उत्साह है, जिस प्रकार से उन्होंने गरीब आदमी को छुआ है, उनकी योजनाओं के कारण से जो लाभार्थी लोग हुए हैं, हमारा यह जो आपको सीटों में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें लाभार्थी वाला विषय भी हमारे को प्लस किया है। जो मतदाता सामान्यतः हमारा नहीं था वो मतदाता हमारा हुआ। केवल जो नुकसान का आधार बना वो 2 तारीख का जो आंदोलन हुआ था शेड्यूल कास्ट का और जनरल कास्ट का, उसके कारण से हमको हुआ। लेकिन ये जो 10% का आरक्षण की घोषणा यदि उस समय हमें हो जाती तो हम 101% सरकार बनाते थे बिना किसी रोक टोक से। तो नरेंद्र मोदी के बारे में जिस प्रकार का, आप आज भी अगर 100 टेलीफोन करोगे तो 80 आदमी नरेंद्र मोदी को आज भी पसंद करता है इस देश में और राजस्थान में। तो सारी हवा का जो रुख है वो उस व्यक्ति, कारण क्या है कि उसके पैरेलल किसी भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में नहीं दिख रहा है जो नरेंद्र मोदी के तार से इस देश के अंदर स्वीकार्य है। अभी तक तो यही तय नहीं है कि जो जितने गठबंधन और महागठबंधन जो कर रहे हैं उनका लीडर कौन होगा, उनका काम कौन करेगा। और ये जिस प्रकार से मिला जुला करके जिस प्रकार से वो देश की राजनीति चलाना चाहते हैं, बहुत सालों के बाद देश एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार की तरफ से आया और देश के प्रधानमंत्री ने सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के अंदर जो देशद्रोही थे उन पर अंकुश करने का प्रयास किया। आपने देखा नक्सलाइट जो है ना वो बिल्कुल खत्म हुए, माओवादी जो देश को नुकसान पहुंचाते उन पर एक अंकुश कायम हुआ है। विकास में उस गरीब तक विकास पहुंचा है जिसने कभी सोचा नहीं था। तो इनकी नीतियों के कारण से भी पढ़ा लिखा से लेकर गरीब व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। मैं बहुत घप नहीं मारता हूं, लेकिन मैं आज की स्थिति में कह सकता हूं 20 से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जो आपने अभी आरक्षण की बात कही और 2 अप्रैल वाली बात कही, बहुत रेलेवेंट इसलिए क्योंकि एससी वोट बीजेपी को नहीं मिला और
अब ये जो मास्टर स्ट्रोक हुआ केंद्र की तरफ से और चटमंगनी पटबिया कह सकते हैं, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और अब तमाम चीज़ें कानून बन गया है, उसका फायदा जरूर बीजेपी को मिलेगा, लेकिन वो ऐसी फैक्टर अभी भी कैसे आप लोग बैलेंस करेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कितना भी कुछ भी हो किसी भी प्रदेश में और खासतौर पर राजस्थान में जातीय समीकरणों पे, जाति के आधार पे चुनाव लड़ा जाता है, तो बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो कांग्रेस ने इस बार टिकट देकर बैलेंस कर लिया, लेकिन बीजेपी नहीं कर पाई। देखो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने 2 मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए। पायलट को जो किया, सारे राजस्थान के गुजरों को ये लगा कि हमारा पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है, उन्होंने बहुत जम करके ठोक के वोट दिया। हमने जितने कैंडिडेट के गुजर, वो हमारा कैंडिडेट सवाल है। जहां जहां भी गुजर वोट था वो 100%। आज वो दुखी महसूस करते हैं कि उन्होंने जिस मंशा के आधार पर वोट दिया उसकी पूर्ति नहीं हुई, तो उसका घाटा उनको खाना ही पड़ेगा। दूसरा, जो शेड्यूल कास्ट और जो एक वेव चली थी कि इनके ऊपर मुकदमे बने हैं, ये बने हैं, लेकिन वो स्वयं भी अपने आप को ठगे महसूस करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जितनी सरकारी योजना आई है सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी ने उठाया है तो उन शेड्यूल कास्ट और गरीब लोगों ने उठाया है। सरकार की जितनी, चाहे शौचालय आए होंगे, चाहे उनके मकान बनाने का आया होगा, चाहे उनको मुद्रा लोन मिला होगा, चाहे उनके घर में बिजली का लट्टू पहुंचा होगा, ये सारी स्कीम का लाभ अगर किसी को 90% किसी समाज को मिला तो उनको मिला है। लेकिन एक आवेश में आकर के उन्होंने जो कुछ भी निर्णय लिया वो स्वयं आज की तारीख में जब कभी मिलते हैं तो ये पश्चाताप महसूस करते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है, जिसके कारण से हमने इस प्रकार का निर्णय ले लिया। एक सवाल है जो कांग्रेस, जनता आपकी और आपके पार्टी के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं, सत्य क्या है आपसे समझेंगे। बार बार ये बात आती है कि केंद्र और राज्य सरकार, जब आपकी सरकार हुआ करती थी यार, अब केंद्र संगठन और राज्य के संगठन में भाजपा के एक तनातनी रहती है, एक कहीं ना कहीं कुछ कमी है, वो इनकन्वीनियंस है या मिसमैनेजमेंट है या कोई गैप है। चाहे फिर वो प्रदेश अध्यक्ष जब 73 दिन इंतजार किया तब से लेकर अभी जो एलओपी का मसला हुआ, उसमें भी कई समय तक नामों को लेकर, कैलाश मेघवाल के नाम को लेकर, राजेंद्र राठौड़ के नाम को लेकर तमाम बातें चली। ऐसा क्यों है और इसको, छवि को अगर ऐसा नहीं है तो इसको कैसे काटा जाएगा? देखो, हमारे यहाँ केंद्र और हमारे बीच में कोई टकराव नहीं था। अगर ये पहली बार हमको मौका मिला, केंद्र में हमारी सरकार थी, यहाँ हमारी सरकार थी, और इसके कारण से हमको विकास का इतना पैसा मिला जो मैंने पूरा अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा है ना। जो हमने केंद्र से मांगा, जिस मंत्री से मांगा, उसको हमें मिला। विकास की दृष्टि से हमारे कोई नहीं। मैं सोचता हूँ ये जो आपका है, एक ही तो मीटिंग हुई है और अभी हमने आज ही तो प्रतिपक्ष का नेता तय किया है, सर्वसम्मति से तय किया है। लेकिन अब आप प्रतिपक्ष बनना नहीं चाहती थी वसुंधरा जी? नहीं, वसुंधरा जी बनाती नहीं चाहती, उनका वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नहीं बनना चाहती। वो तो उनसे पूछना होगा। जो कुछ भी हम पार्टी के कार्यकर्ता है, हम अपनी चॉइस से ये बने और ये नहीं बने, ये हमारी पार्टी में कोई सोचता भी नहीं और करता भी नहीं। हमें जो जिम्मेदारी पार्टी देती है, जो कुछ वो उपयोग करती है या उपयोग करना चाहती है, उसके लिए हम हैं। हमने न तो किसी से मांगने गए, न किसी को हमने सिफारिश की कि आप हमें बनाओ, न किसी और ने जाकर के की। ये तो आप लोग क्या लगाते हो, आपस में कुछ न कुछ चलती रहे, न्यूज ठीक बनती रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर्वसम्मति से हुआ, सब लोगों ने प्रस्ताव किया, सब लोगों ने समर्थन किया और सब लोग मिलकर काम करते हैं। आपने देखा होगा इस पार्टी में किसी निर्णय के बाद किसी ने भी कोई विरोध किया हो, ऐसा कुछ? जब विधायक दल की बैठक चली तो कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने वसुंधरा राजे का नाम लिया। देखो, स्वाभाविक है, उनके साथ आखिर 13 वर्ष 14 वर्ष तक काम किया है, स्वाभाविक है अगर वो बने तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि चलो उनको बनाया जाए। लेकिन जब निर्णय ये हुआ है कि भाई उनको और अधिक उपयोग करने के लिए देश में प्रवास कराना पड़ेगा, लोकसभा हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, वो मध्य प्रदेश की रहने वाली भी, हमारे यहाँ भी हैं, गुजरात में भी हैं, उस सभी दृष्टि से, लैंग्वेज की दृष्टि से हिंदी में भाषण देने वाले हमारे पास भी ऑल इंडिया लेवल पर, महिला दृष्टि से सुषमा जी के बाद और कौन है आज की तारीख में? सुषमा जी के पास यही तो हैं। तो मैं सोचता हूँ मैक्सिमम उनके प्रवास का फायदा हिंदी, कर्नाटक में भी अगर जाना पड़े तो आज की तारीख में यही तो है जो जा सकते हैं केवल। तो मैं सोचता हूँ अच्छा उपयोग करने, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको कोई राजस्थान से फ्री कर दिया। मैंने आज भी कहा है कि आपको यहाँ रह करके हमारे साथ काम, कंधा से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा और ये जो हमको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है इसकी पूर्ति हमको लोकसभा में करनी है।
पर इससे कहीं ना कहीं मैसेज विधायकों में ये गया है कि मैडम को राजस्थान से दूर कर दिया। नहीं, ये मैडम कोई जाने का सवाल ही नहीं। हमारी पार्टी जो जिसका उपयोग जैसा करना चाहे, वो कल मुझे कहें कि गुलाबी आपको ये नहीं करके आपको ये छोड़ना है, तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, उसमें ना करने का भी सवाल नहीं पैदा होता। हम लोग पार्टी की मिशन के लिए काम करते हैं, कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं। गुलाब जी, आप 2 बार गृह मंत्री भी रह चुके हैं और जब आप सरकार में थे तब लगातार इस पर आरोप लगा कि जो कानून व्यवस्था सही नहीं है, सिक्योरिटी महिलाओं की सही नहीं है, तमाम चीज़ें, और सरकार दावा करती थी कि आपने क्राइम रेट बहुत कम किया है। हालांकि बहुत कम समय हुआ है कांग्रेस सरकार को, लेकिन क्योंकि आपकी समझ उसमें ज़्यादा है तो समझना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं। तो क्या है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिपोर्ट मैं नहीं बनाता हूँ, सारी हिंदुस्तान के राज्यों की क्राइम रिपोर्ट आती है। हम जहां थे महिला क्राइम में, हम नंबर 2 पे थे जब हमने चाल दिया, आज हम 5वें पायदान पे आ गए, अर्थात हम 3 स्टेप नीचे आए हैं, महिला क्राइम कम हुआ है। आईपीसी अपराध का फिगर मैं नहीं बनाता हूं, और अब तो सारे के सारे कंप्यूटराइज है। सीसीटीएन स्कीम आने के बाद कोई भी कहीं भी एफआईआर दर्ज होती है, तुरंत रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। वो आंकड़े मैंने नहीं बनाए। पिछली बार जो हमारी गवर्नमेंट थी उस समय हमारा अपराध का ग्राफ बढ़ा था 3%। बीच में कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल तक रही, उनका क्राइम का जो परसेंटेज बढ़ा है वो कोई आंकड़ा देख ले 30%। और मैंने आपकी इन 5 सालों में आईपीसी अपराध में टोटल 20% की कमी आई है। तो ये ऐसी नहीं आती है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई। हर महीने मैंने अधिकारियों की मीटिंग ली है, हर महीने मैंने रेटिंग सिस्टम, पहला हिंदुस्तान में अगर कोई राज्य होगा जिसने अपने कामों की रेटिंग, खाने की रेटिंग हर महीने पता रहता है। एसपी की रेटिंग होती थी, हर आदमी को बताया कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन का दौर आया, और मैंने स्वयं ने जिला केंद्रों पर जाकर के प्रत्येक थाने पर उसकी रिपोर्टिंग जनप्रतिनिधियों को साथ बैठाकर अधिकारियों को आमने सामने करा करके उस क्राइम को समझने और कोशिश की। तो मैं सोचता हूँ अपराध खत्म हो जाएगा ये तो मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, पर अपराध को कंट्रोल करने का मैंने काम किया है। और अभी 27 दिन ही हुए ना, 27 दिन का ग्राफ आप निकाल लेना कि विभिन्न थानों पर दर्ज हुए अपराध किस प्रकार से हैं, और फिर मेरे पुराने 27 दिन से तुलना करके आप देख लेना, तो उनको उनका पिक्चर दिख जाएगा, मुझे मेरा पिक्चर दिखे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जब अशोक गहलोत को भी यही कह रहे थे कि उनको राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया गया है, लेकिन लगातार जो उनके समर्थक थे, जनता थी, वो कांग्रेस सरकार से ज्यादा गहलोत सरकार की बात करती थी। गहलोत जी का एक अपनी छवि है अलग, भी विधानसभा में देखें, बाहर देखें, वो एक चुनौती होगी आप लोगों के लिए अभी 2019 के मद्देनजर, क्योंकि वो एक बड़ा एजेंडा है मोदी सरकार। देखो, हमने चुनौती देखी ना, वो 156 से 21 पर आए ना, तो वही उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था पिछली बार का। 21 में रहने के बाद भी वो विधानसभा में एज ए प्रतिपक्ष, उनकी सिंगल एंट्री नहीं है। 5 साल में जिस लीडर की सिंगल एंट्री विधानसभा के किसी विषय के डिस्कशन के नहीं हो, ये तो ठीक है, उनके नेता जैसा चाहते हैं वैसा करें, जिसको चाहे उसको बनाएं। लेकिन सरकार के अंदर उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री तो काम बहुत अच्छी तरह से कर लिया, लेकिन जब प्रतिपक्ष का उनको काम मिला तो वो चाहे प्रतिपक्ष के नेता नहीं बने होंगे, लेकिन हाउस के मेंबर तो थे, आना तो चाहिए था हाउस में, डिस्कशन में भाग तो लेना चाहिए था, अपने सुझाव तो देना चाहिए, पार्टी की रीति नीति बनाना। जिस आदमी ने बिल्कुल 5 साल तक एक तरह से विधानसभा को इग्नोर किया हो, उस आदमी के बारे में ये कल्पना करना कि वो जादू की डंडी चला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बोलो, हम सब लोग जो है ना मई में मिलेंगे, तब मैं उनका करिश्मा आपको आपके सामने बता दूंगा कि करिश्मा कहाँ गया है। उम्मीद करते हैं गुलाब जी कि जिस तरह का बेबाक का आपका व्यवहार है, बेबाक आपका तरीका और स्पष्टवादी हैं, वही विधानसभा सत्र जो अब 15 तारीख से शुरू होने वाला है और आगे देखने को मिले, और उसका असर लोकसभा चुनाव के 2019 में मिले, क्योंकि केंद्र के जो संगठन भी है और प्रधानमंत्री मोदी है, उनको राजस्थान की उस 25 सीटों से बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब चंद कटारिया जी। तो ये थे हमारे साथ खास मुलाकात में गुलाब चंद कटारिया। आगे भी देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।